नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। तो बहुपद का व्यापक रूप हमने ये लिखा है a n x टू द पावर ऑफ n प्लस a n माइनस वन एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन एक्स टू द पावर ऑफ माइनस टू का मतलब है मान लो x की घात n माइनस दो, ऐसा कहेंगे हिंदी में, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्लस और यहाँ पे डॉट डॉट लिखा, यानी बीच में बहुत सारे पद हैं जिनको अपन लिखेंगे तो इस ब्लैक बोर्ड में नहीं समाएगा, अतः उनको संक्षिप्त करने के लिए डॉट डॉट लिखते हैं। फिर a1 x टू दी पावर ऑफ वन, वन की घात को ना भी लिखेंगे तो समझेंगे कि किसी भी संख्या में अगर कोई घात नहीं लगी है मतलब उसकी घात एक होती है, क्योंकि हमने पहले की वीडियोज में समझ लिया है कि किसी भी संख्या के बटे में यानी कि भाग में, गुणा में और घात के रूप में एक हमेशा उपस्थित होता है, ठीक है ना। फिर लास्ट का पद a0। तो इस प्रकार से ये बहुपद लिखा है। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद आगे लिखा है, अतः इसको हमने जो है अवरोही क्रम में लिखा है। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि an लिखा हुआ है, फिर x की घात n लिखा है, यानी a भी लिखा है और x भी लिखा है, दोनों की जगह पे जो है n लिखा है। तो n जो है नंबर को डिनोट करता है, यानी किसी भी संख्या को निर्देशित करता है। और ये जो a है ये अचर संख्या को दर्शाता है। अचर का मतलब ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तित ना हो, यानी जिसका मान अपरिवर्तनीय हो, वो अचर संख्या कहलाती है। और चर का मतलब यहाँ पे जो x लिखा है वो चर संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है वो चर संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो ये जो बीजीय बहुपद है, इस बहुपद में चर और अचर के बारे में समझ लीजिए, ठीक है ना, कि ये क्या होते हैं। तो चर का मतलब होता है जिसके मान बदलते रहते हैं। तो चर के रूप में इंग्लिश अल्फ़ाबेट से एक्स वाई जेड का उपयोग चर के रूप में किया जाता है, तो एक्स वाई जेड आदि। और इसी प्रकार से अचर के रूप में ए बी सी डी आदि का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर ये समझ में नहीं आया है समीकरण तो इसका हम दूसरा रूप लिखते हैं संख्या के रूप में। जैसे कि कोई भी एक बहुपद को लिखते हैं पी एक्स बराबर 3x टू दी पावर ऑफ 3 प्लस 4x और प्लस 2, यानी 3x की घात 3 धन 4x और धन 2 लिखा हुआ है। ये एक बहुपद कहलाता है। इस बहुपद में जो है 3 पद हैं, ठीक है ना। पद इसमें कितने हैं? 3 पद हैं, 1 2 और 3, ठीक है ना। तो इसको अभी अपन पढ़ेंगे कि पद के अनुसार किसी बहुपद की कैसे पहचान करते हैं, उसकी घात के अनुसार कैसे पहचान करते हैं। सबसे पहले चर और अचर के रूप में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो 3 है, 4 है और ये 2 है, ये क्या है? अचर संख्या है, ठीक। यानी 3 को हमेशा 3 ही कहेंगे, 4 को 4 ही कहेंगे, 2 का मतलब 2 ही होता है, यानी इसके मान जो है अपरिवर्तित होते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो x है, x जो है ये चर संख्या है, इसके मान बदले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम बोलते हैं कि 2 धन 5 बराबर 7 होता है, इसी प्रकार से अगर हम लिखें कि x धन y बराबर 7 है, तो देखो यहाँ पे 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 धन 5 मतलब कि 7। ये अचर संख्याओं से मिलके बना हुआ है और ये चर संख्याओं से मिलके बना है। तो यहाँ पे x धन y दो ऐसी चर संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 7 है। तो x और y जो है, जहाँ पे हम किसी भी मान को नहीं जानते हैं वहाँ पे इनका संकेत का यूज किया जाता है। तो 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं x और y की जगह। अगर x का मान 1 लिखें और y का मान 6 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। और इसके अलावा अगर हम x का मान 2 लिखें और y का मान 5 लिखें तो 7 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर x का मान 3 लिखें और y का मान 4 लिखें तो 7 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x और y के मान अलग अलग बदल के भी हम योग 7 निकाल रहे हैं। अतः x और y ये क्या है? चर संख्या है। और अचर संख्याओं को दर्शाने के लिए ए बी सी डी आदि का यूज करते हैं और चर को दर्शाने के लिए एक्स वाई जेड का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। अब हम बात करेंगे पद की, ठीक है, घात के बारे में और गुणांक के बारे में, ठीक है ना। पद क्या है, घात क्या है और गुणांक क्या है। तो अभी जैसा मैंने पहले बताया था कि इस बहुपद में क्या है? 3 पद हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 पद वाला ये बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला अगर बहुपद लिखते हैं तो क्या है? जैसे कि ये 4x धन 2, ठीक। इस बहुपद में कितने पद हैं? सिर्फ 2 पद हैं, 1 2, 2 पद इसमें हैं, 3 पद इसमें हैं। अब घात की बात करते हैं कि किसी भी बहुपद की घात कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। तो घात देखो, इसमें
ये एक एक पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे x है नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 0। फिर यहाँ पे x की घात 0 हो गया, इसमें घात है ही नहीं है तो मतलब उसकी घात 1 है। ठीक है, जिस संख्या में कोई भी घात नहीं होती है उसकी घात 1 मानी जाती है। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा है 2, ठीक है ना, 2 के बटे में भी अगर 1 लिखोगे तो इसका मतलब 2 ही रहेगा। अगर इसके घात के रूप में भी लिखोगे 2 की घात 1 तो इसका भी मतलब 2 ही रहेगा। और अगर 2 में 1 का गुणा भी करोगे तो उसका भी मतलब 2 ही रहेगा। तो मतलब यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं थी इसलिए इसकी अपन ने घात 1 लगा दिया। यहाँ पे x है ही नहीं था इसलिए इसको अपन x की घात 0 लिख देंगे। तो x की घात 0, x की घात 1 और यहाँ पे x की घात 3। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 0 1 3, मतलब सबसे बड़ी घात 3 है। अतः इस बहुपद की घात कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी। अब इस बहुपद में देख लेते हैं x की घात कितनी है। यहाँ पे x है ही नहीं अतः इसको हम x की घात 0 लिखेंगे। और यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं है मतलब उसकी घात 1 होती है। तो ये 0 है और ये 1 है, मतलब इस बहुपद में घात कितनी है, 1 है। अब नेक्स्ट बहुपद को देखते हैं QX, जिसमें कि 15x की घात 50 धन 30x स्क्वायर धन 14, ऐसा एक बहुपद लिखा है। ठीक है ना। अब इस बहुपद में देखो यहाँ पे x नहीं है तो x की घात 0 लिख सकते हैं। तो x की घात 0 हो गया, x की घात 2 हो गया और x की घात 50 हो गया। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है भाई, 50 है। अतः इस बहुपद की घात 50 होगी। ठीक है ना। अभी मैंने ये नहीं बताया था कि ये p और q कैसे क्यों लिखा है। तो देखो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमाइल्स। पॉलिनोमाइल्स का पहला लेटर p होता है अतः बहुपद को दर्शाने के लिए p का यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब जब एक से अधिक बहुपद हो तो सभी को p से तो दर्शा नहीं सकते इसलिए अगले में qx rx या tx ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस बहुपद में x चर की जगह y z आदि कुछ भी चर का उपयोग किया जा सकता है। जैसे लिखा है यहाँ पे 10y की घात 3 धन 15y की घात 2 और धन 7। तो इस बहुपद को अपन ऐसे दर्शा सकते हैं। इसकी घात के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। इस प्रकार से बहुपद की घात कुछ भी हो सकती है, लेकिन घात हमेशा इतना ध्यान रखना कि कुछ तो हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्या ही होगी। ठीक, तो पूर्ण संख्या का मतलब सभी लोग समझते हो कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक की धनात्मक संख्याएं जो है पूर्ण संख्या होती है। या फिर इसको ऐसा भी दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि प्राकृत संख्या के आगे अगर अपन शून्य ले लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या का मतलब देखो भाई क्या है, 0 1 2 3 से लेके धनात्मक अनंत तक की कोई भी संख्या ये किसी भी बहुपद की घात के रूप में हो सकती है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 0 है, 1 है, 3 है, 0 है, 2 है और 50 है, 0 है और 1 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे y है ही नहीं इसकी घात 0 लिख सकते हैं। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अर्थात जितनी भी घातें अपन ने देखी ये सब पूर्ण संख्या में अपन को मिल रही हैं। लेकिन घात क्या नहीं हो सकती ये भी जान लीजिए। तो देखो किसी भी बहुपद में जो है चर के ऊपर घात क्या नहीं हो सकती है, अंडर रूट वाली कोई भी संख्या यानी कि कर्णी 2, कर्णी 3 ऐसी कोई भी संख्या, या फिर दशमलव वाली भी संख्या घात के रूप में नहीं हो सकती। जैसे 1.5 1.2 3 4 कछु भी ऐसी मतलब कोई भी संख्या जो कि दशमलव के रूप में लिखी है तो वो भी घात के रूप में संख्या में बहुपद में नहीं होगी। या फिर इसके अलावा अगर कोई संख्या परिमेय के रूप में लिखी है तो वो भी जो है घात के रूप में नहीं होगी। ठीक है ना। तो ऐसे अपन समझ गए इस बहुपद में जो है विभिन्न प्रकार की घातें जो भी हैं वो सब क्या होंगी, पूर्ण संख्या ही होंगी, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं होगी। ठीक, अब अपन बात करते हैं गुणांक की कि गुणांक क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो भी इसमें बहुपद दिए गए हैं इनमें चर के साथ में सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 3 है। अगर बोला जाए कि x की घात 3 का गुणांक क्या है, गुणांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉफिशिएंट। अच्छे से बैठो जरा, क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं गुणांक को। ठीक है ना। तो x की घात 3 का गुणांक क्या है, यहाँ पे 3 है। x की घात 1 का गुणांक क्या है, 4 है। और x की घात 0 का गुणांक क्या है, 2 है इस वाले बहुपद में। अब इसमें देखते हैं दूसरे बहुपद में। तो इस बहुपद में x की घात 0 का गुणांक है 2 और x की घात 1 का गुणांक 4। इसी प्रकार से इसमें देखो x की घात 0 का गुणांक अगर पूछा जाए कि क्या है तो 14, x की घात 2 का गुणांक क्या है 30 और x की घात 50 का गुणांक क्या है
15। तो ऐसे किसी भी बहुपद के गुणांक, घात या पद के बारे में हम जो है आसानी से बता सकते हैं। अब थोड़ी सा समझ लेते हैं कि किसी भी बहुपद में घात के अनुसार उस बहुपद को अपन क्या बोल सकते हैं। ठीक है, और पदों के बारे में तो अपन ने समझ ही लिया कि कितने पद हैं। इसमें 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 पद हैं। तो 3, 4, 6, 8, 10 पद, कुछ भी ऐसे पद हो सकते हैं। जैसे इसके मानक रूप में कितने पद हैं, टोटल n पद हैं। ठीक है ना। तो आइए हम समझते हैं घात के अनुसार किसी भी बहुपद को हम कैसे समझेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 0 होती है उसे अचर बहुपद कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमाइल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस बहुपद में अपन देखते हैं, ये px लिखा है, जैसे इस बहुपद में लिखा है सिर्फ 2, ऋण 3 या फिर 15। इस प्रकार से ये एक बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है और ये तीसरा बहुपद है। ऐसे कोई भी बहुपद दिए हैं, अगर उनके साथ में चर हमको नहीं दिख रहा है, मतलब उस बहुपद में चर की अधिकतम घात 0 है। और जब बहुपद में चर की घात 0 होती है तो उसे अपन कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमाइल्स, यानी कि अचर बहुपद। ठीक है। अब इसके बाद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जैसे कि लिखा है 2x धन 3। इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। अतः ये बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये रैखिक बहुपद है। और इसके अलावा और ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखो 15x की घात 2 धन 3। इस बहुपद में देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे y की घात कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी घात 1 है। यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 3 है। तो इसमें कितनी घात वाला ये बहुपद कहलाएगा, 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। ये 3 घात है, इसमें 2 घात है और इसमें 1 घात है। तो 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो किसी भी बहुपद की घात के अनुसार उसका नामकरण किया जा सकता है कि द्विघात है, 1 घात है, त्रिघात है, चतुर्थ घात है, पंचम घात है। जैसे कि यहाँ पे देखो RZ, यहाँ पे लिखा है 50, Z की घात 55। तो देखो यहाँ पे कितने पद लिखे हैं, सिर्फ 1 पद है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे Z की घात कितनी है, 55 है। अतः ये Z जो ये जो बहुपद है ये 55 घात वाला है। अगर इसके पद की बात की जाए तो कितने पद हैं, अभी इसमें 1 पद हैं। अगर इसमें और लिख दिया जाए ऐसा 15Z और प्लस करके लिख दिया जाए तो अब इसमें 2 पद हो गए, 1 पद ये है, दूसरा पद ये है, लेकिन घात कितनी कहलाएगी, 55 ही कहलाएगी। ठीक है ना। तो ऐसे भाई हम इसको जो है बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय में, यानी बहुपद से संबंधित जो भी प्रमेय होते हैं उसमें शेषफल प्रमेय को कैसे हल किया जाता है और इसके अलावा किसी भी बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं।